हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। HCS का जो प्रीलिम्स है वो 21 मई को होने जा रहा है, तो हमारे पास 54 डेज बचे हैं आज की डेट में। तो इन 54 डेज में जो सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगा वो रहेगा रिवीजन का। तो रिवीजन में हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं राउंड अप सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जीएस के सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे डिफरेंट सेशंस में। आज का जो सेशन है इट इज अबाउट करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स को हम डिफरेंट वीडियो सेशंस में, डिफरेंट लेक्चर्स में करेंगे। इसको हमने 7-8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, जैसे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज, लोकेशंस इन न्यूज़, इकोनॉमी की जो खबरें हैं, सरकारी स्कीम्स हैं या बाकी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई न्यूज़ हैं। इस तरीके से पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए हमने बहुत फैक्चुअल और क्वेश्चन फॉर्मेट का बड़ा मिक्सचर का एक फॉर्मेट बनाया है, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकलवा के भी उसको पढ़ सकते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ रहेगा उसको फ्रीली डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। O2 IAS एकेडमी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई इशू रहेगा तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप डाउनलोड करके इस कोर्स में जाना है। HCS 23 चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे फ्री रिसोर्स का एक फोल्डर है, उसमें सारे के सारे जो नोट्स हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स वहीं पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं, रिवीजन के लिए अच्छा रिसोर्स है। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और यही फॉर्मेट हम लोग रखेंगे क्वेश्चन आंसर फैक्चुअल वाला। अगर आपको कुछ इसमें सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। जैसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू लिथियम रिजर्व्स। तो लिथियम रिजर्व्स हमें जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं तो ये रिजर्व्स जो डिस्कवर किए हैं, ये काम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है। अदर देन दैट जो लोकेलिटी है दैट इज सलल हाइमाना लोकेलिटी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो इन 2-3 चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकता है। अदर देन दैट हमें लिथियम रिजर्व्स के बारे में या लिथियम मेटल के बारे में पता होना चाहिए। इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल एलिमेंट है एज ऑफ नाउ। जो हमारी ई व्हीकल्स हैं मोबिलिटी के लिए, ज़्यादातर 99% केसेस में लिथियम आयन बैटरीज हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें जो याद रखने लायक चीजें हैं, सबसे पहली चीज की ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स में टॉप कंट्रीज कौन सी हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है चाइल, नंबर 2 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे आता है अर्जेंटीना। उसके बाद एक लिथियम ट्राइंगल के नाम से कंट्रीज फेमस है। वो कौन सी कंट्रीज हैं? लिथियम ट्राइंगल लैटिन अमेरिका में देखिए, चाइल, अर्जेंटीना और बोलीविया, इन तीनों को बोला जाता है लिथियम ट्राइंगल की कंट्रीज है। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के भी बहुत सारे एमओयूज इनके साथ साइन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो लिथियम है, इसका और भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, या एलॉय मेटल्स बनाने के लिए, या जो जनरली एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुए एलिमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम के जो एलॉयज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल है। अगर इलेक्ट्रो इकोनॉमीज की बात करूं तो वहाँ पे लिथियम आज एक हॉट टॉपिक है, हर जगह इसकी बात करी जाती है। सो देयर आर दिस इस मैप में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकलेंगे। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़े लिथियम, कोबाल्ट और निकल, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं इस केस के लिए, उनके रिजर्व्स हैं। कॉन्गो की बात करी जाए तो एज ऑफ नाउ दुनिया भर के 80% जो कोबाल्ट की नीड्स है वो कॉन्गो ही पूरी कर रहा है। लिथियम ट्राइंगल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दुनिया भर के 70% जो एक्सपोर्ट्स हैं एज ऑफ नाउ लिथियम ट्राइंगल से हो रहे हैं, और 3 कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइल ये काम कर रही है। अगर रिसेंटली लिथियम बैटरीज की बात करी जाए या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करी जाए तो पोलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया भी, दीज आर द इमर्जिंग कंट्रीज एज ऑफ नाउ। करंटली जिसका होल्ड है टोटल एक बैटरी एक्सपोर्ट पे या बैटरी माइंस पे, वो है चाइना। चाइना एंड जापान जो है वो बहुत मेजर प्रोड्यूसर्स है बैटरीज के, और इनके पास खुद के पास लिथियम के रिजर्व्स नहीं है। बट चाइना जो है वो दुनिया भर के 80%, स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिका के 80% जो बैटरी के लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उनको चाइनीज कंपनीज के पास लीज पे। तो दुनिया भर का जो फर्दर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो कंट्री लीड करेगी, जैसे अभी प्रेजेंट मोबिलिटी में ओपेक कंट्रीज का बहुत बड़ा स्टेक है, तो यहाँ पे जो स्टेक दिख रहा है एज ऑफ नाउ वो चाइना एंड जापान का है, क्योंकि वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है। ठीक है, तो दीज आर दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। बाकी अगर सेकंड देखा जाए तो नाम चेंज करने की प्रथा देश में चली रही है। तो औरंगाबाद और असामाबाद महाराष्ट्र के 2 शहर हैं, उनका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर और धरासिव कर दिया गया है। सिंपल सा फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं एज इट इज। आगे चलते हैं। तो देश का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा, देश का पहला नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क जो है, उसको इनॉग्रेट करा गया है नागपुर, महाराष्ट्र में।
ये पार्क बनाने का जो इनिशिएटिव है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 में पास किया था, इसके अंडर किया गया। सेकेंड जो न्यूज़ है दैट इज इंडिया ने अपना जो एनपीसीआई का यूपीआई प्लेटफॉर्म है, यूपीआई इंटरफेस है, उसको सिंगापुर के पे नाउ कनेक्टिविटी जो इंटरफेस है उसको कनेक्ट कर दिया है। यानी कि सिंगापुर के पे नाउ के यूजर्स भारत के यूपीआई यूजर्स को अपनी पेमेंट्स भेज भी सकते हैं, इनसे पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। जो हमारा यूपीआई है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पहल है जो देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी बड़ा इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे रहा है। रिसेंटली पहली कंट्री जिसके साथ हमने इंटरनेशनली किसी और कंट्री के सिस्टम से इसको इंटीग्रेट किया है दैट इज सिंगापुर। ऐसा पहली दफ़ा इस तरीके से होता था कि एनपीसीआई ने अपने रुपे कार्ड्स भूटान में इशू कर दिए, नेपाल के साथ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन किसी कंट्री के साथ इंटीग्रेशन हमने नहीं किया। तो सिंगापुर में हमारे यूपीआई के जैसा इंटरफेस है पे नाउ, उसके साथ अब हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। तो वहाँ से आने वाली रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट्स या छोटी मोटी इस तरीके की जो पेमेंट्स है वो इस इंटरफेस के द्वारा करी जा सकती हैं। और हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि किस देश के साथ ऐसा हमने करा है। अदर देन दैट भारत में जो पहला 5वां नैनो यूरिया का जो प्लांट है उसको इनैगोरेट किया गया झारखंड में, रिसेंटली न्यूज़ में था। तो बेसिकली हमें किसने किया है, इस कंपनी का नाम दैट इज इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड नैनो यूरिया के बारे में एक दो बातें कि हमारा कॉमन काफ़ी वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर है यूरिया। एनपीके की अगर बात करी जाए, एनपीके में से जो एन है वो यूरिया ही है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। और यूरिया का सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा रहता है, इस पर सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती है और फार्मर्स इसको रैम्पेंटली यूज़ भी करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल, जितना ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नैनो यूरिया जो आई, लिक्विड नैनो यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया से बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज इसकी एफिशिएंसी, बोला जा रहा है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कि इसको कम भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मली खाद है तो उसको मिट्टी में गिराया जाता है, सॉइल में डाला जाता है। इसको डायरेक्टली पत्तों पे स्प्रे करना और प्लांट उसको वहीं से एब्जॉर्ब करेगा। टारगेटेड न्यूट्रिशन रहेगा क्रॉप्स के लिए। और दूसरी बात है इसका इस्तेमाल कम होगा तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन और फार्मर की जेब से भी कम पैसा लगेगा, इकोनॉमिकल है, ऐसा इसके बारे में माना जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। अलीबाग व्हाइट अनियन को जीआई टैग मिला, तो ये किस स्टेट से? जीआई टैग्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है जी ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनियन। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, जिसको हम लोग देश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 से मॉनिटर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। अदर देन दिस व्हाइट अनियन देयर आर लिस्ट जो कि दिसंबर 14, 2022 में नए जीआई टैग्स दिए गए, जैसे एसमीज जो गमछा है असम में, और अलीबाग व्हाइट अनियन महाराष्ट्र, तंदूर रेड ग्राम जो है वो तेलंगाना। ये लिस्ट है, इसको नोट्स में एक बार रीड कर लीजिएगा। कई बार मैचिंग क्वेश्चन निकल के आते हैं कि ये कहाँ से, रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे थे ये एप्रीकोट, लद्दाख का जो एप्रीकोट है वो मतलब मैचिंग क्वेश्चन में आपको तंग कर सकती हैं चीज़ें। बाकी जीआई के बारे में अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो ऐसे स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी से ओरिजिनेट होने वाले प्रोडक्ट, उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है उनकी ब्रांड प्रमोशन और कम्युनिटी के राइट बचाने के लिए, कोई इसको और कॉपी पेस्ट ना करे या समथिंग लाइक दैट, इस नाम का इस्तेमाल ना हो इससे बाहर। तो ये काम जो है इंटरनेशनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसने इनिशिएट किया था। ट्रिप्स के बाद हर एक देश जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर था उन्होंने इस इंटेलेक्चुअल राइट को बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश में लेजिस्लेशंस पास करे। तो भारत ने ट्रिप्स बीइंग अ डब्ल्यूटीओ मेंबर, हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 लेके आए, जिसके अंतर्गत हमने जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री बना दी है। ये रजिस्ट्री जो है वो चेन्नई में लोकेटेड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है उसके अंतर्गत काम करता है। ये सिमिलर ऑफिस है जो पेटेंट भी रजिस्टर करते हैं, कॉपीराइट भी रजिस्टर करते हैं, वो जीआई टैग भी रजिस्ट्रेशन करते हैं कम्युनिटी राइट्स के। थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में और भी पढ़ लीजिएगा तो काम आएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है एक फंड में, दैट इज स्वामी फंड। स्वामी फंड ये ना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, 2019 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया था। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ही इसमें इन्वेस्ट किया है होम बायर्स को सपोर्ट करने के लिए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कैसे काम करते हैं ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी इकोनॉमी की रिवीजन क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैसे काम करते हैं ये चीज़ें हम लोग इकोनॉमी की जो रिवीजन क्लासेस होंगी वहाँ पे डिटेल में देखने वाले। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे हम नैनो यूरिया की बात कर रहे थे, नैनो डीएपी का भी मैन्युफैक्चरिंग देश में स्टार्ट हुआ है। किस कंपनी ने किया है? दैट इज इफ्को एंड कोरामंडल इंटरनेशनल।
जैसे कि NPK की मैं अर्लियर बात कर रहा था, NPK की हम लोग बात कर रहे थे, तो DAP इज फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फर्टिलाइजर है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, और ये भी सब्सिडाइज्ड है। गवर्नमेंट पे भी इकोनॉमिक बर्डन है, फार्मर पे भी इकोनॉमिक बर्डन है। अगर इसको नैनो फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे तो इसका भी इस्तेमाल कम हो जाएगा। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू 12 चीतास, जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हम पहले 8 चीतास लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे मुझे आप बताओगे, लेकिन दूसरा जो बैच आया वो सेम कंट्री से नहीं आया, वो नामीबिया, जो चलो मैंने बता ही दिया आपको, नामीबिया से नहीं आया। पहला बैच आया नामीबिया से, सभी लोग रट्टा मार के बैठे हैं कहाँ से है, लेकिन सेकंड जो 12 चीतास आए वो साउथ अफ्रीका से हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो सितंबर में आए थे, रिसेंटली फरवरी 23 में जो आता है सेकंड बैच, इट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो पहले 8 आए थे उनमें से एक मर भी गया, ये भी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2 यूनियन टेरिटरीज जो भारत के पहले मेरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ये मेरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव के अंडर हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग मेरीन जोन में स्पेसेस को एलोकेट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक पर्पसेज और इकोलॉजिकल पर्पसेज के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज होने वाली हैं, इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव के अंडर ये चल रहा है। अब इसके अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है वो किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट या किस कंट्री के साथ मिलके कर रहे हैं हम लोग, तो नॉर्वे के साथ। इसमें कौन सी यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट हुई है, दैट इज पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप, दैट्स इट। आगे चलते हैं, मेरो रुख मेरो संतति, ये कैंपेन कहाँ चल रहा है और ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्लांट लगाने के रिलेटेड है, ट्रीज को लगाने के रिलेटेड है। सिक्किम में चल रहा है, जिसका मतलब है प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। तो सिक्किम ने में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि हम लोग 100 ट्रीज लगाएंगे, अगर एक बच्चा पैदा होगा तो 100 ट्रीज सिक्किम में लगाए जाएंगे, विच इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव इन इटसेल्फ। रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 अगस्त 2024 तक। तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, वैसे इट्स नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बनाती है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में 3 साल के टर्म के लिए बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने बॉर्डर एरियाज में विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको यूनियन बजट 2022-23 में हम लोग स्टार्ट किया था। 22-23 से लेके 25-26 तक ये चलेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें हम लोग बॉर्डर एरियाज में विलेजेस को डेवलप करेंगे। स्पेसिफिकली विलेजेस की डेवलपमेंट करी जाएगी जो बॉर्डर एरियाज में लाई करते हैं 4 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो यहाँ पे जो विलेजेस पड़ रहे हैं, देर आर लाइक टोटल लगभग 3000 विलेजेस हैं जिनको फर्स्ट फेज में कवर करा गया। लगभग 3000 विलेजेस है जिनमें से लगभग 650 पहले फेज में कवर हो गए थे, अभी सेकेंड फेज इसका स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं कर रहा है। दिस इज अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर। नेक्स्ट न्यूज है शिनकुनला टनल से रिलेटेड। ये टनल जो है वो कहाँ से कहाँ बनाई जा रही है, तो ये इस टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है लद्दाख में। 4 किलोमीटर लंबी टनल है, लद्दाख में ही लोकल कनेक्टिविटी क्रिएट करेगी। जो लोकल कनेक्टिविटी के पॉइंट्स हैं इनको नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, इतना सा नाम याद रख लेना। शिनकुनला जो टनल है वो लद्दाख में बनाई जा रही है। उससे अगला है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी सिलेक्ट करी गई है, तो दैट इज विशाखापट्टनम। क्योंकि अर्लियर आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना और आंध्र अलग होते हैं तो आंध्र प्रदेश डिसाइडेड कि हम ना अमरावती को कैपिटल बनाएंगे, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल रह गया एज ऑफ नाउ जो है। तो अमरावती वॉज अ ग्रीन फील्ड सिटी, जो नया शहर एक बनना था, डेवलप करना था, तो वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। इनकी जॉइंट कैपिटल का जो टर्म है 10 साल का वो पूरा हो चुका है, हैदराबाद के साथ हो जाएगा। तो अब उन्होंने अपनी जो कैपिटल डिक्लेयर करी दैट इज विशाखापट्टनम, कि विशाखापट्टनम जो है वो हमारी कैपिटल रहेगी एज ऑफ नाउ। बाद में वो चेंज करें तो देखने लायक बात रहेगी, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि आंध्रा की एज ऑफ नाउ कैपिटल क्या डिक्लेयर करी है। बहुत सारे लोगों को अमरावती ही याद है, लेकिन अब उन्होंने इस स्टेटमेंट को चेंज किया। उसके बाद दिल्ली कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम बाल मित्र है, जो कि एक व्हाट्सएप बेस्ड चैट बॉट है जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, सर्च इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग एक्सेट्रा वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। केरला का हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन चुका है जो रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट्स डिलीवर करेगा।
तो देखना ये सेकंड फैक्ट जो है वो ये है कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के अंडर ऐसा काम हो सकता है। तो आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये चीज़ें लिखी गई हैं। इट स्टेट्स दैट कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट होनी चाहिए। बट अगेन आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 स्टेट्स कि गवर्नर ऑफ द स्टेट मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। कि गवर्नर जो है वो आर्टिकल 348 के अंडर प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट से हाई कोर्ट्स में किसी भी तरीके की, चाहे वो हिंदी है या कोई और रीजनल लैंग्वेज है, उसकी ऑफिशियल पर्पज से प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा सकते हैं। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हिंदी का इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 भी इसी तरीके की पावर्स गवर्नर को ऑथोराइज करता है कि विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर लोकल रीजनल लैंग्वेज या हिंदी का इस्तेमाल किसी भी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अर्लियर हिंदी का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन और किसी रीजनल भाषा का इस्तेमाल केरला हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया है, जो एक पेपर में आने लायक फैक्ट आपके लिए बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एक फेस्टिवल के बारे में। मी दम मीफी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल एक स्पेसिफिक कम्युनिटी बनाती है, दैट इज ताई अहोम कम्युनिटी, जो कि अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस स्टेट में मनाते हैं? तो ये है जी मध्य प्रदेश में। डिफरेंट यूनिक फेस्टिवल है, काफ़ी वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ पे करी जाती हैं। जो चंबल रिवर पे गांधी सागर डैम है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। चंबल रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान वगैरह बहती है और यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। और किस काम के लिए फेमस है? चंबल रिवर जो है वो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरीके के एरियाज में बहती है। अदर देन दिस डैम, चंबल रिवर इज़ फेमस फॉर उस एरिया, चंबल के रेवाइंस में रहने वाले जो डाकू हैं या वहाँ पे होने वाला जो गली इरोजन है, ये भी चंबल के साथ एसोसिएटेड है। अदर देन दैट घड़ियाल सेंचुरी भी है। एनीवेज आगे चलते हैं। दैट इज इंटरनेशनल खुजाराव डांस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो खुजाराव जो है वो पॉपुलर यूनेस्को हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश का, 1975 में बिगन हुआ था, वहीं पे मनाया जाता है। उसके बाद किस स्टेट ने मोबिलिटी वैली एक फोकस्ड क्लस्टर लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है। मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिट थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करे जाएंगे रिलेटेड टू ऑटोमोटिव मोबिलिटी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इंजन को एनहांस करना है, समथिंग लाइक दैट। तो तेलंगाना ने ऐसा काम किया। देन है सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन एक कैंपेन थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च करेगी एक स्पेसिफिक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। वो डिजीज कौन सी है? वो लिम्फेटिक फ्लेयरसिस है। एलएफ जो डिजीज है इसका इंटरनेशनल टारगेट है 2030 का। हमने सोचा कि हम इसको 3 साल पहले 2027 में एलिमिनेट करेंगे। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये बहुत सारे मॉस्किटोज इंक्लूडिंग क्यूलेक्स मॉस्किटोज इसको फैलाते हैं, कोई एक नहीं, काफ़ी सारे मॉस्किटोज हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मॉस्किटोज इसको फैलाते हैं। तो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है एसोसिएटेड विद द मॉस्किटोज। और इस कैंपेन के अंदर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा है वल्नरेबल पॉपुलेशन का, जो भी इससे इफेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक आइवरमेक्टिसिन या इस तरीके की जो डिफरेंट मेडिसिन हैं इसके इलाज के लिए WHO रिकमेंड कर रहा है, वो इस कैंपेन में दी जा रही है लोगों को। नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गोरखपुर फतेहाबाद हरियाणा में स्टैब्लिश करा गया। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसमें 2 यूनिट्स है, 700 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, याद रखना क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें आने हैं। 700 मेगावाट की कैपेसिटी है और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इंडिजीनियस डिज़ाइन का है, इसको कहीं किसी और कंट्री से नहीं, हमने इंडिजीनियसली डिज़ाइन करा है। फतेहाबाद गोरखपुर विलेज जो है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है और 700 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। 2 यूनिट्स यहाँ पे लगने जा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद केरला पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने रोबोटिक स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल कर दिया है मैनहोल्स और सीवर्स को क्लीन करने के लिए। केरला ने जो रोबोटिक स्कैवेंजर है बंडीकूट इसका नाम रखा है और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में इसका शुरुआत करी गई। डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद करेंगे चलेगा। जो स्कैवेंजिंग है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है इट इज़ वेरी डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस जो कि एजेस से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी कैंपेन, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी लताड़ लगाई सरकार को कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इवन इट्स डीह्यूमनाइजिंग एज वेल एज फेटल प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग हैं जिनमें मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। तो इसको धीरे धीरे हटाना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिमूव करना है। तो केरला इज टेकिंग स्टेप्स अहेड अदर देन स्टेट्स। तो ये
पेपर के लिए भी एक फैक्चुअल बन जाता है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, तो दैट इज नागालैंड। ये हर साल मनाया जाता है, इस पे क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। एक नॉर्थ ईस्ट के एक दो और भी इस तरीके के फेस्टिवल्स हैं, इसके पैरेलल जो होते हैं उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। ट्राइबल विंटर फेस्टिवल्स, पहली बार देश में ट्राइबल विंटर फेस्टिवल्स होते हैं और उनको जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको होस्ट किया पहली बार, ये आपको पता होना चाहिए। देन देश में फर्स्ट और दुनिया का सेकंड इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर म्यूजियम कहाँ पे इनैगोरेट हुआ, तो ये महौ कैंटोनमेंट इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और ऐसा कौन सा स्टेट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम चला रहा है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो स्कीम है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखने में हरियाणा लग रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्कीम के बारे में, एक कैंपेन अगेन, जादुई पिटारा। जादुई पिटारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया और ये क्या है, प्ले बेस्ड लर्निंग टेक्निक मटेरियल है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टेट किया गया था। एज ग्रुप 3 से 8 के बीच बच्चों के लिए, उनके लिए इन्विजन किया गया था ऑलरेडी, वो लॉन्च किया इन्होंने विद द नेम ऑफ जादुई पिटारा। हो सकता है पिटारा हमारे पेपर में खुले, तो याद रखिएगा। उसके बाद है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो है वो मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल होता है, इसको पीएम ने इनैगोरेट किया था। ये रिसेंटली हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको करवाता कौन है, तो इसको करवाती है एक एजेंसी नेम्ड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलरली ट्राइफेड बोला जाता है। ट्राइफेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर काम करती है। ये इस पर्टिकुलर आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज करते हैं जो दिल्ली में हुआ। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए यहाँ पे लगाया है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन इस तरीके का हाइड्रोजन जिसको प्रोडक्शन के दौरान हमने ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया। कोल पावर्ड प्लांट से वो एनर्जी नहीं आई, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होता है ना, तो वो एनर्जी जो है वो हमने ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करी, तो दैट इज दी ग्रीन वो। तो दूसरी बात, इसमें कुछ सब स्कीम्स है, जैसे साइट स्कीम है। साइट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। नॉर्मली इसका फुल फॉर्म नहीं पेपर में आएगा, तो ये आ जाएगा कि साइट स्कीम जो न्यूज़ में चल रही थी वो किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड स्पेसिफिकली द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइजर्स जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं, वो तो चलो नाम से क्लियर है कि क्या होने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें जो इसके बारे में यूज़ करनी है। बाकी भी मैंने डिटेल यहाँ पे नोट्स फॉर्मेट में दे दिया है, जो इसकी स्टैटिक पार्ट्स हैं उनको भी एक बार गो थ्रू करिएगा नोट्स डाउनलोड करके। उसके बाद नेक्स्ट, सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अभी भी प्रपोज किया गया है, कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला एंड मंडी सतलुज नदी पे, सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद कंपटीशन अमेंडमेंट बिल आया था 2022, वो किस में चेंजेस ला रहा है, किस बॉडी में चेंजेस ला रहा है, तो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि देश की एंटी ट्रस्ट एजेंसी है, जो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ हमने इसको बनाया था कंपटीशन एक्ट 2002 में। देश में पहले MRTP होता था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, 70s के दशक का था, जो कि काफ़ी हार्श था बिजनेस इन्वायरमेंट्स के लिए। तो उसको हमने डिफंक्ट करके MRTP एक्ट को हटा के हम कंपटीशन एक्ट लेके आए 2002 में। आज MRTP एज अ बॉडी भी 2009 के बाद काम नहीं कर रहा। तो एंटी कम्पिटिटिव जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका काम क्या है, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ना करें, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ ना करें, इस तरीके के कॉम्बिनेशन ना बनाएं जिससे कि नए बिजनेसेस का सेटअप होना बड़ा मुश्किल हो जाए। धंधा करना देश में बड़े, मान लीजिए जियो एयरटेल मिलके इस तरीके का सेटअप बनाते हैं कि कोई तीसरी चौथी कंपनी खड़ी ही ना हो सके, तो उसको हम लोग एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस कहेंगे। या गूगल बीइंग अ सर्च इंजन बहुत डोमिनेटिंग है अपनी मार्केट में, तो वो उस डोमिनेंस का अब्यूज़ करे, वो अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझ के ऊपर दिखाए बेचने के लिए बाकी लोगों से। तो इस तरीके की जो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करता है। तो उसमें सर्टेन चेंजेस जो अभी रखे गए। इस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। ये फाइन भी लगाता है, रिसेंटली गूगल पे इसने फाइन लगाया भी था 1300 करोड़ के आसपास का। तो जो MP लैड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है,
ये करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 करोड़ रुपया लगभग देते हैं हर एक एमपी को, वो स्पेंड करता है अपने एरियाज में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड डेवलपमेंट, बिन जो स्कीम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आई है, तो दैट इज प्रसार भारती। ये एक स्टैट्यूटोरी ऑटोनोमस स्टैट्यूटोरी बॉडी है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, सिंस द 1997 इसको बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है। ये इनकी जो पॉवर्टी एलिवेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर काम करती है, उन्होंने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया इसी स्कीम के अंडर। कोई अलग से स्कीम नहीं, इट्स बेसिकली कैंपेन। कैंपेन क्या है? दे आर इनवाइटिंग आइडियाज, इनोवेशन, सॉल्यूशंस जो कि रूरल इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रूरल इकॉनमी ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पेपर हमारा जल्दी है, तो जरा याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका एक सेगमेंट है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और उसका एक कैंपेन है प्रज्वला चैलेंज, जो कि आपको आ सकता है पेपर में। फिर कोविड का इंट्रानेजल वैक्सीन है इनकोवैक, जिसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट एंड कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर काम करती है। क्वेश्चन आएगा तो इसके नाम पे आएगा कि इनकोवैक जो है वो किस तरीके का वैक्सीन है। तो पहली बात है जी इंट्रानेजल वैक्सीन है, देश का नहीं दुनिया का पहला है, कोविड-19 के लिए ये बना है, एंड इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो कि पब्लिक नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहे हैं, वो किसने लॉन्च किया है? तो वो एनटीपीसी ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? सूरत गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, कवास जो टाउनशिप है वहाँ पे। तो ये हमारा जो बर्डन है दूसरे फॉसिल बेस्ड गैसेस पे, उसको कम करेगा। उसके बाद है भारत का जो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट करा गया, वो किस स्टेट में करा? तो ओडिशा में करा गया जी। स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अब इसमें 20,000 की सिटिंग कैपेसिटी है। अब मुझे ये बताइए कि बिरसा मुंडा का नाम क्यों ओडिशा में या उस एरिया में फेमस है? कौन थे बिरसा मुंडा? कमेंट करके। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट करा गया। एंड दुनिया भर का पहला पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम केरला में ओपन हुआ है। 650 साल जो ट्रावनकोर किंगडम वहाँ पे रूल किया, तो उनका जो एस्पेक्ट थे सारे, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। देश में दुनिया का सबसे पहले लॉन्गेस्ट इसी 6 महीने में सारा काम हो लिया हमारे पेपर में आने के लिए। तो प्रधानमंत्री में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज लॉन्च करा, ऑब्वियसली गंगा रिवर में करा होगा, और उसका नाम क्या है? तो इट इज एमवीज गंगा विलास। तो थोड़ा सा देख लेंगे इसको। तो 51 डे लग्जरी टूर है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस रीच आउट नहीं हुई थी। तो 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम जाएगा वाया बांग्लादेश। तो इसका जो सर्विस है, इट इज़ सपोर्टेड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के अंडर काम करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है इसके लिए। और गंगा विलास इसका नाम है, जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद केरला जो है देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे फुल डिजिटल बैंकिंग सर्विस दी जा रही है। बस इतना याद रख लेना काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे शुरू किया गया? तो कहाँ पे शुरू किया गया जी? शिलोंग मेघालय। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेटअप किया है पहला अपना स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो कि कटिंग एज डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेगा शिलोंग में। उन्होंने इसका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे ओपन करा है, ये बात पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट वाणी, एआई पावर्ड प्रोजेक्ट वाणी जो है वो किसने स्टार्ट करा है? तो दैट इज स्टार्टेड बाय गूगल विद एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ये एक एनजीओ है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा बैक की गई। प्रोजेक्ट वाणी जो है वो क्या करेगा? लैंग्वेज डेटा इनिशिएटिव है, ओपन सोर्सेज डेटाबेस बनाएगा लोकल लैंग्वेजेस के। गूगल इसको लीड कर रहा है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया पे डिजिटल फॉर्म में न्यूज़ कंटेंट जो आता है, उनको एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी मिल गई। जैसे मीडिया अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है ना, तो डिजिटल मीडिया वाज नॉट सेल्फ रेगुलेटेड, तो पद्मा वाज द बॉडी जिसको क्रिएट करा गया, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगी न्यूज़ एंड करंट अफेयर अक्रॉस द इंडिया।
कोलकाता ऐसा पहला शहर है जहाँ पे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के नीचे से जाएगी। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के 5 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया फॉर एडल्ट एजुकेशन। न्यू लिटरेसी प्रोग्राम एडल्ट एजुकेशन के लिए, ये पता होना चाहिए। देश में इम्यूनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए हम लोग यूविन प्लेटफॉर्म लेके आए। जिस तरीके से कोविन प्लेटफॉर्म था, हमने यूविन प्लेटफॉर्म लेके आए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, और मिशन इंद्रधनुष के अंडर जाके जो बच्चों को इम्यूनाइज करा जा रहा है। तो अब इसको पायलट मोड पे हर एक स्टेट में लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम लोग इसको हमारे रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर रहे हैं कि किस बच्चे को कितने इंजेक्शन लगे। वो पेपर पे नहीं, डिजिटल फॉर्म में दिखेगा। किस इंटरफेस पे दिखेगा, दैट इज यूविन। तो इससे हमारा जो वैक्सीन पेनिट्रेशन है वो और ज़्यादा इनहांस हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग और इसकी जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी नोडल एजेंसीज है, उनकी जो पॉलिसी है वो सरकार ने लॉन्च कर दी है। तो ऑनलाइन गेमिंग की जो नोडल एजेंसी है, जितने भी आप ऑनलाइन ये फैंटेसी गेम्स वगैरह खेलते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में माइटी बोलते हैं, माइटी विल बी दी नोडल एजेंसी ऑफ दैट। अगर वो ई स्पोर्ट्स है, कोई चेस टाइप है, कुछ इंटरनेट बेस्ड कोई स्पोर्ट्स है, फैंटेसी गेम नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स है, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देखेगा। ये दोनों ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होने वाला है ऑनलाइन गेमिंग का। अगर फैंटेसी गेम है तो माइटी, अगर कोई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद हमारे देश में FCI या फूड सिक्योरिटी को लेके कुछ सब्सिडी की पुरानी स्कीम्स चल रही थी। जैसे FCI को सब्सिडी दी जाती थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, या डिसेंट्रलाइजेशन प्रोक्योरमेंट के लिए स्टेट्स को पैसा दिया जाता था। अब उनको इंटीग्रेट करके एक ही स्कीम बना दिया गया है, दैट इज न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर 2023। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आ रहा है, जो लगभग देश की मोर देन 65% पॉपुलेशन को केटर करता है फूड नीड्स को। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज जुआरी ब्रिज कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि देश का 2nd लार्जेस्ट केबल ब्रिज है, अभी इनैगोरेट करा गया। तो जुआ तो देखो जी, गोवा में खेलते हैं लोग, तो गोवा में ही है। जुआरी रिवर भी गोवा में है। जुआरी वैसे भी जो वहीं पे होता है, कैसीनोज वगैरह गोवा में काफ़ी हैं, जो लोग घूमने जाते हैं उनको पता होगा। तो इससे याद भी हो जाएगा, गोवा में जुआरी रिवर है, उस पर जुआरी ब्रिज है, जिसको अभी भी इनैगोरेट करा गया। देश का 2nd लार्जेस्ट केबल ब्रिज है। तो देन फर्स्ट स्टेट बन गया ऐसा कौन सा जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट अलग से बना दिया है, तो दैट इज महाराष्ट्र। ऐसा पहला स्टेट जिसने अपनी क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करा है, तो दैट इज तमिलनाडु। रिसेंटली, यानी कि 6 महीने में ऐसा हो रहा है। देश का जो पहला गोल्ड ATM है वो हैदराबाद में सेटअप करा गया, गोल्ड शिखा प्राइवेट लिमिटेड के जो कंपनी है उसने करा। और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं हमारे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमने 21 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स थे, उनको रीनेम कर दिया है। परमवीर चक्र जो अवार्डीज हैं उनके नाम पे उनके नाम रखती हैं। सभी के नाम मत याद करना, लेकिन जो पहले फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र थे वो सोमनाथ शर्मा थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। उनके नाम पे हमने जो इन एन 370 एक आइलैंड था उसको रीनेम करा है। बाकी भी जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके नाम पे जो 21 अनइनहैबिटेड अंडमान निकोबार के आइलैंड्स थे उनको हमने रीनेम कर दिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। तो यूथ को लैब जो है 2022-23 एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको रिसेंटली लॉन्च करा गया। किसने, जितना भी इस तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सरकारी इनिशिएटिव्स हैं उनको ज़्यादातर लॉन्च किया जाता है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जो कि नीति आयोग के अंडर ही काम करता है। और इसमें UNDP ने भी अपना कोलैबोरेशन किया है, जस्ट लाइक अटल टिंकरिंग लैब्स या और बहुत सारे इनोवेशन से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं उसको यही लोग लॉन्च करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो इंडियन गैस एक्सचेंज जो है उसने एक बेंचमार्क इशू करा है। बेंचमार्क क्या होता है? प्राइस के मापदंड जो रहते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइस के मापदंड है। तो इंडियन गैस एक्सचेंज ने जिक्सी करा, गिक्सी कह सकते हैं, GIXI वट एवर द प्रोनाउंसिएशन में भी। तो नेशन वाइड पहला ऐसा इंडेक्स रहेगा जो नेचुरल गैस के प्राइजेस का एक बेंचमार्क, एक मापदंड सेटअप करेगा, देश का पहला। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिक्सी किस तरीके का इंडेक्स है, क्या है, किससे रिलेटेड है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर। तो इट्स अ कैंपेन
टू सेट द अकाउंटेबिलिटी, उस तरीके के लोग जो यूएन पीस कीपर्स पे अटैक करते हैं, उनके खिलाफ कुछ क्राइम कमिट करते हैं, तो उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ अ कैंपेन, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इट्स रिलेटेड टू यूएन पीस कीपर्स एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर हमने इसको लॉन्च किया। देन नेक्स्ट है जी, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? तो इट्स द कल्याणी फ्रेस्टा। जो ग्रीन स्टील, अगेन ग्रीन स्टील कौन सा होगा? हरे रंग का नहीं होगा। स्टील को मैन्युफैक्चर या बनाते हुए प्रोडक्शन प्रोसेसेस में एनर्जी जो है वो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ के नहीं आई, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया गया। एंड इंडिया का पहला ड्रोन स्किलिंग ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चेन्नई में लॉन्च करा गया, केरला में। इंडिया इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल जो है वो गोवा में हेल्ड करा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस एंड द गोवा गवर्नमेंट। बहुत लंबा नाम है। एनी विच वेज, इस तरीके के फैक्ट्स, इनकी डिटेल्ड फैक्ट्स आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फेस्टिवल्स के कई बार मैचिंग क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो दिस इज़ अ वन पार्ट ऑफ नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल्दो मेरी कोशिश ये है कि हम लोग थोड़ा सा फास्टर पेस पे कवर करें सो दैट आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। नोट्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। अगर फास्ट लगेगा तो आप पहले नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ साथ वीडियो को देखेंगे तो मार्क भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा। एनी विच वेज, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे।